Okay, yes, we are live now. Hello everyone, welcome and welcome back to our channel. This is Umesh Bhardwaj once again with all of you. I hope मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही होगी। और आज की क्लास थोड़ा सा लेट लेट तो क्या ही यार, काम हो ही जाता है। कल भी मैंने बता ही दिया था खैर कि 6 साढ़े 6 बजे तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट चलो, देर आए दुरुस्त आए, स्टार्ट कर लेते हैं। एक मॉक टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस सेट किए हैं यहाँ पे, तो देखते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि ऐसे क्वेश्चंस पता नहीं कौन से पेपर्स में आते हैं, तो वो भी मैं बताता चलूंगा। ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि ये क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे कुल मिलाकर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर किस वे में करेंगे कि जो चीजें हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं किताब के अंदर या एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, उन चीजों को जब हम क्वेश्चंस के फॉर्म में रिलेट कर पाते हैं, जो एक अप्रोच हमारी होती है ना कि हम थ्योरेटिकली कुछ चीजें सीखते हैं, उन चीजों को हम जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस के साथ में रिलेट कर कर अप्रोच करते हैं एक अप्रोप्रिएट आंसर तक पहुंचने के लिए, वो चीजें यहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत क्लियर होने में आएंगी। ठीक है। और बाकी क्या है, पे जो क्वेश्चंस हैं वो सभी एग्जामिनेशन से ही हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं चीजें। और क्या है, जो एक फॉर्मेट हाल फिलहाल में डी ट्रिपल बी के अंदर आता है, मल्टीपल जो स्टेटमेंट्स हैं उसके बाद उनके कोड हैं, उन कोड के अंदर आपको अपना आंसर गेट करना है। मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से आपको करेक्ट और इनकरेक्ट चूज करना होता है ना। तो वो वाले फॉर्मेट तो अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर नहीं रखा, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बताता चलूंगा कि कैसे उन क्वेश्चंस की फॉर्मेशन फ्रेमिंग की जाती है पेपर के अंदर। ठीक है। आई होप आप लोगों में से कोई आ भी गया होगा। और स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं, रेड ही ले लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाउ लॉन्ग कुड आ ट्रेन रनर बी एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू मेंटेन अ पेस दैट रिक्वायर 100% ऑफ हिज VO2 मैक्स। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि VO2 मैक्स अपने आप में होती क्या है। भाई बता दें एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से कि VO2 मैक्स से आप क्या समझते हैं, है ना। और VO2 मैक्स का भी क्या चाहिए, उसको 100% चाहिए। मैं एक बार ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, ताकि जो कैंडिडेट आना चाहे वो आ ही जाए, है ना। मैसेज तो खैर वीडियो का तो कर ही दिया था। और भैया किया करो, लाइव क्लासेस भी किया करो। ये नहीं है कि सिर्फ रिकॉर्डेड सेशंस ही सुनने होते हैं, आपको हेल्पफुल होती हैं ये चीजें काफी। ठीक है। हाँ, चलिए, तो आप मुझे बताएं। देखिए, अगर मैं सिर्फ बात करूं कि आपको अप्रोप्रिएट आंसर तक पहुंचना है, तो आपको बहुत सीधा सीधा सिंपल सिंपल चीज दिखाई दे जाती होंगी कि जो VO2 मैक्स है आपका, वो आपको हमेशा कहां पर मिलेगा। मैं पेन थोड़ा सा शार्प कर लेता हूं। ठीक है। जो VO2 मैक्स है वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा एरोबिक एक्टिविटीज के अंदर, जिसके अंदर O2 की प्रेजेंस रहती है। ठीक है, तभी तो ये इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, VO2 मैक्स। अब आप देखेंगे जो पेस 30 सेकेंड, 30 to 40 सेकेंड, 1 to 2 मिनट्स और 3 to 5 मिनट्स के अंदर कवर हो जाती हैं, जो पेस या मैं जो एक्टिविटीज कहूं, जो एक रनर की एक्टिविटीज के हिसाब से मैं सोच कर चलूं, तो ये सभी वो हैं जिनके अंदर, ये पहले दोनों तो कौन से हो गए, जिसके अंदर आपकी एनारोबिक एक्टिविटीज में आप टेक पार्ट कह सकते हैं। मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी उस टाइम पर भी बताया था कि 30 से 40 सेकंड का जो हिसाब किताब है, वो आपका कहां पर देखने को मिलता होगा, 400 मीटर तक की रेस के अंदर, है ना। 100 मीटर तो 10 सेकंड के अंदर अंदर ही खत्म हो जाती है, 200 भी करीब करीब 17 तक खत्म हो जाती हैं। आप देखेंगे कि जो 400 मीटर की रेस है, उनके अंदर आपको
30 से 40 सेकंड का हिसाब किताब देखने को मिलता है। 1 से 2 मिनट के अंदर भी आपकी बॉडी एनारोबिक एक्टिविटीज ही कर रही होती है। अब बात करूं क्लोज वे में कि 3 से 5 मिनट या 8 से 10 मिनट। अब ये दोनों ही अगर 3 से 5 मिनट में एनारोबिक प्लस एरोबिक एक्टिविटीज अगर यूज हो रही है तो यहां पर VO2 अपने मैक्सिमम एंड पर नहीं रीच कर पाएगी 100% वाली चीज पर। तो उसको ऑब्वियस सी बात है टाइम भी चल लगेगा। जब टाइम लगेगा तो आप हमेशा मैक्सिमम टाइम वाली चीज ही यहां पर करेक्ट कर कर चलना, क्योंकि यहां पर VO2 मैक्स की बात की गई है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम लेवल पर होना चाहिए और 100% यूज में होना चाहिए। आई बात समझ में? तो वहां पर आपका टाइम के साथ ऑक्सीजन का वॉल्यूम बढ़ते हुए आपको देखना है, तो 8 से 10 मिनट इसका यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एन एथलीट with a maximal exercise heart rate of 190 beats per minute, है ना, 190 BPM। एंड ये क्या है, हमारी मैक्सिमम एक्सरसाइज हार्ट रेट है 190 की। रेस्टिंग हार्ट रेट दी हुई है 170 BPM की, और ये चाहता है कि 80% ऑफ VO2 मैक्स वो यूज करें। मतलब उसका जो डिजायर्ड ट्रेनिंग इंटेंसिटी है वो क्या रहे, 80% रहे। किसकी 80%? VO2 मैक्स की। हर टारगेट हार्ट रेट वुड बी BPM। इसने पूछा है कि अगर हमें टारगेट हार्ट रेट क्या होगी, किसकी टारगेट हार्ट रेट पूछी है इसने, एक ऐसे एथलीट की जिसका मैक्सिमम हार्ट रेट तो 190 BPM है, जिसका रेस्टिंग हार्ट रेट, माफ कीजिएगा ये यहाँ पर ना 170 नहीं होगा, मैंने भी ये कॉपी पेस्ट मारा है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चलो इसको ना 70 कर लो, यहाँ पे ये कट कट कर देता हूं मैं, ये सिर्फ 70 होगा। रेस्टिंग हार्ट रेट कभी भी 170 थोड़ी हो सकता है यार। ठीक है, ये 70 BPM रहेगा। विशेज टू ट्रेन, और कितना चाहता है, 80% चाहता है। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टारगेट हार्ट रेट के लिए जो फॉर्मूला होता है हम कैसे यूज करते हैं इसको, अब ध्यान दीजिएगा। एक होता है इसमें हार्ट रेट, मतलब HRR जो होती है हमारी, उसका 80% हम लेते हैं। 80% में ऐसे लिख देता हूं 0.80, है ना। एंड इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं क्या, अपना जो रेस्टिंग हार्ट रेट है, हार्ट रेट ऑफ रेस्टिंग, ये हम ऐड कर देते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आप कहेंगे कि ये HRR क्या है? HRR होता है हमारा हार्ट रेट रिजर्व, हार्ट रेट रिजर्व, HRR। ये कैसे निकलता है? ये निकलता है हमारा जो मैक्सिमम हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट मैक्स माइनस हार्ट रेट रेस्टिंग, ये यहां से निकलता है। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 190। मैं पेन दूसरा ले लेता हूं ताकि आपको नजर आ जाए सही से। 190 दिया हुआ है मैक्सिमम हार्ट रेट, मतलब ये हो गया मेरा 190। इसमें से मैं माइनस करूंगा रेस्टिंग हार्ट रेट, मतलब 70, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। सही रही बात। इस HRR का 80% हमें चाहिए। 100% 120 है, 80% क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो ये भैया 96 आ गया। ठीक है, मतलब इतने की वैल्यू HRR का 80% हमने निकाल दिया 96, प्लस HRR हमारा जो रेस्ट वाला है, HR रेस्टिंग जो है वो कितना है, 70। अगर मैं इसमें 70 ऐड करता हूं तो 90 और 70 160 और 6 166। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, यहां पर अगर क्वेश्चन के हिसाब से 170 होता ना तो कभी भी यहां पर आपका आंसर 166 आ ही नहीं पाता, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ था। ठीक है, आया कोई आया है भाई, मेरे को एक बार बता दो, समझ में भी आना चाहिए ना। ज्योति जी आई हैं, वेरी गुड, वेलकम। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इनटेक, वेरी गुड। सौरभ जी आए हैं, कैसे हैं दोस्त? अच्छा, मुझे अब ये बताइए, जो हाल फिलहाल में मैंने आपको चीज समझाई वो आपको समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके D++ में भी आया हुआ है, यूपी के एग्जामिनेशंस के अंदर भी आया हुआ है, हरियाणा के एग्जामिनेशंस के अंदर भी आए हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ये तीनों फॉर्मेट में आपसे पूछा गया है, डी ट्रिपल बी के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी और यूपी के अंदर भी। हाँ भाई, ठीक है। अच्छा, इस ऐसी ही इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ना मैं एक चीज और बता देता हूं आपको थोड़ा सा, यहां पर लिख देता हूं, फिर इसको मैं रब कर दूंगा, या फिर लिखा भी रहने देंगे, अगला क्वेश्चन इधर ही कर देंगे। जैसे यहां पर इसने टारगेट हार्ट रेट पूछ लिया ना, तो आपको मैंने क्या लिखकर बताया कि जो हार्ट रेट रिजर्व एचआरआर जो होता है वो क्या होता है हमारा, हार्ट रेट मैक्सिमम माइनस हार्ट रेट रेस्टिंग। ठीक है, ये एचआरआर होता है, तो एचआरआर हम यहां पर पुट कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि एचआर मैक्सिमम क्या होगा, हार्ट रेट मैक्सिमम क्या होती है, अगर क्वेश्चन में आपको किसी एथलीट की या अपनी ही मान लीजिए, मैं आपको बोलता हूं ज्योति जी, सौरभ जी, मैं आपको बोलता हूं कि हार्ट रेट अपनी बताओ मैक्सिमम क्या हो सकती है, तो आप क्या करोगे, क्या करेंगे, 220 में से अपनी एज माइनस कर दीजिए। ये क्या होता है हमारा एक, मतलब रफली आइडिया कह सकते हो आप इसको, जो रफली निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक्यूरेट अगर इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, एच आर मैक्सिमम को ही अगर करना चाहेंगे तो 206.9 माइनस 67% ऑफ योर एज। ये मतलब एकदम एक्यूरेट वाली चीजें जो मेडिकल तौर पर यूज की जाती है, नर्सिंग वगैरह में ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं चीजें। अच्छा, टारगेट हार्ट रेट का तो मैंने आपको बता ही दिया ये यहाँ पर कि भाई टारगेट हार्ट रेट अगर आपको निकालनी है तो एचआरआर यहां से निकाल लेंगे, उसका 80%। 80% हमने यहाँ पर क्यों लिया है पता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे 80% पूछा है, ये देखिए क्वेश्चन में हमसे 80% पूछा हुआ है ना। अगर यहाँ पे 85% पूछता तो हम यहाँ पर 85 कर देते, मतलब जो भी परसेंटेज यहाँ पर पूछता हम एचआरआर का उतना ही परसेंटेज ले लेते, उसमें हार्ट रेट रेस्टिंग वाली ऐड कर देते। ठीक है, इसी तरह से अगर हम टारगेट हार्ट रेट मैक्सिमम गेट करना चाहें, टारगेट हार्ट रेट मैक्सिमम अगर हम गेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, मतलब जो हमने अभी टारगेट हार्ट रेट निकाली वो तो निकाली 80%, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वही निकालने के लिए बोला गया था। तो सीधी सीधी बात है, अगर मान लो अभी भी मैं ये बोलूं कि मुझे 80% के हिसाब से मैक्सिमम मैं कितना जा सकता हूं मुझे वो निकालनी है, तो कहने का मतलब जो हमारी डिजायर्ड है, डिजायर्ड डिजायर्ड बोले तो 80%, 90%, 85% हम कितना चाहते हैं, वो गुना में हार्ट रेट मैक्सिमम, इतनी हमारी टारगेट हम कर सकते हैं इसको। तो ये अपने कुछ इक्वेशंस हैं, ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जल्दी से। द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टिमुलेटिंग एंड इंक्रीज इन इंटरनल वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ऑफ द हार्ट इज, द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म क्या होगी किसी ट्रेनिंग के टाइम पर स्टिमुलेशन की, कि इंक्रीज किया जा सके इंटरनल वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ऑफ हार्ट। लैंग्वेज समझिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा, इंटरनल वेंट्रिकुलर, इसका मतलब वो वेंट्रिकल जो आपके हार्ट के चैम्बर्स हैं उसके जो दो नीचे के चैम्बर्स होते हैं ना, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल होते हैं ना, तो वेंट्रिकल का अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करवाना चाहूं हार्ट के अंदर, तो हम किस तरीके से, किस पर्टिकुलर जो गिवन ऑप्शंस हैं हम इनमें से किसके ऊपर ट्रेन करें खुद को, ताकि वो इंटरनल वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ऑफ हार्ट इंक्रीज कर पाए। मैंने जब आपको एनाटॉमी पढ़ाई थी और जिस टाइम पर हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ रहे थे और ये हम अपने दिल का धड़कना देख रहे थे, फाइबर्स देख रहे थे, है ना, फाइबर्स, कौन से फाइबर्स, प्रकंजे फाइबर्स, और तब हमने देखा था कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी जो विड्थ होती है जो कार्डियोवास्कुलर मसल्स जो होती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की, वो थिक होती हैं कंपैरेटिवली टू राइट वेंट्रिकल के, है ना, और वो हमारा ब्लड पंप करता है वही ओरोटा में भेजता है। तो ये वही चीज पूछना चाह रहा है कि इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर
इंटरनल वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ऑफ द हार्ट अगर हम बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ा पाएंगे, किस पर्टिकुलर लेवल पर हम रेडीनेस करें, किस पर्टिकुलर लेवल पर, या ये गिवन कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग हम किस लेवल पर करें ताकि वो चीज बढ़ पाए, बताएं कितना वो होना चाहिए। पहली बात तो हमें ये जानना चाहिए क्या वो कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग के थ्रू हो सकता है, क्या वो एंडोरेंस ट्रेनिंग के थ्रू हो सकती है, क्या वो स्प्रिंट के थ्रू हो सकती है। पहले तो यही हमने जानना चाहिए, है ना। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बताता हूं आपको। जब आप एंडोरेंस ट्रेनिंग के ऊपर काम करेंगे तो कभी भी आपका VO2 मैक्स 100% नहीं होगा, हाँ या ना। VO2 मैक्स आपका कभी भी 100% नहीं होगा एंडोरेंस ट्रेनिंग में, क्योंकि एंडोरेंस ट्रेनिंग में आपको फटीग वाली सिचुएशंस में खुद को होल्ड करके रखना पड़ता है, आपको लगातार एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, करीब मतलब 1 घंटा 15 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक की जो एक्सटेंडेड एक्सरसाइजेस होती हैं उनको। और वहां पर VO2 मैक्स कभी भी 100% नहीं होता है उस लेवल पे, ठीक है। तो यहां पर ये पर्टिकुलर ऑप्शन खत्म हो गया। स्प्रिंट इंटरवल ट्रेनिंग। अब जब हम स्प्रिंट की बात करते हैं तो स्प्रिंट हम कितनी लगाकर चलते हैं, स्प्रिंट के अंदर हम कौन कौन सी पर्टिकुलर ट्रेनिंग ऐड कर रहे होते हैं। सबसे पहले एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर पावर ट्रेनिंग होती है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। और इन तीनों ही ट्रेनिंग्स के अंदर जब हम पर्टिकुलरली स्प्रिंट की बात करते हैं तो स्प्रिंट हमारा वो कुछ पर्टिकुलर सेकंड का वो पार्ट होता है जिसमें हमारी बॉडी एनारोबिकली एक्ट कर रही होती है, ध्यान दीजिएगा, एनारोबिकली एक्ट कर रही होती है। और वहां पर आपका जो स्टोर्ड एटीपी और सीपी है वो आपको एक्सप्लोसिवनेस देने में हेल्प कर रहा होता है। वो पर्टिकुलर जो पार्ट होता है वो आपका स्प्रिंट का होता है, जिसके अंदर पर्टिकुलरली आपका हार्ट काम में आता ही नहीं है। हार्ट हार्ट काम कब कब करेगा, बीटिंग वाली जो चीज, मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि उस टाइम पर आपका दिल धड़कना बंद कर देता है, नहीं। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि वो एरोबिकली एक्ट नहीं कर रहा होता। जब एरोबिकली एक्ट नहीं कर रही होती आपकी बॉडी तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपके ब्लड के अंदर की ऑक्सीजन का कोई पर्टिकुलर पार्ट मतलब काम नहीं कर रहा होता, रिक्वायरमेंट नहीं होती स्प्रिंट के अंदर उस चीज की, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो जाता है। ये आपको बहुत जल्दी जल्दी गेट करनी होती है ये चीजें। अब बात रह गई कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग की। अब कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग में आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग में हम एरोबिकली टेक पार्ट करते हैं, हमारी एरोबिक एक्टिविटीज होती हैं। एरोबिक एक्टिविटी होती हैं तो भैया VO2 मैक्स का भी काम आ गया, है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का भी काम आ गया। अब जब इन दोनों का काम आ गया तो ये कितने परसेंटेज पे एक्ट करेंगी। अभी अभी मैंने बताया कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर भी अगर आप 100% यूज में चली जाएंगे, 100% यूज मतलब आपकी टारगेट जो होगी वो 100% हार्ट बीट का आपका 100% पर पहुंचनी चाहिए। और 100% पर आपका कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में 100% पर नहीं जाते हैं। कंटिन्यूअस ये इंटरवल ट्रेनिंग का पार्ट होता है 95 से 100 का। इसका मतलब आपकी ऑप्शन नंबर ए यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, 70 से 75% जहां पर आपका VO2 मैक्स यूज होता है और वहां पर आप कंटिन्यूअसली टेक पार्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 95 टू 100% VO2 मैक्स का यूज करेंगे तो आप कंटिन्यूअस ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। आप इंटरवल ट्रेनिंग तो कर सकते हैं लेकिन कंटिन्यूअस ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे वहां पे, हाँ या ना, बताइए, जल्दी बताइए, समझ में आया। हम्म। सौरभ जी, वो VO2 मैक्स का ही तो बताया दोस्त, हार्ट रेट जब मैक्सिमम लेवल पर पहुंचेगी वही तो VO2 मैक्स है आपका, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम लेवल पर पहुंच रहा होगा आपका, वो तभी तो आप टारगेट कर पाएंगे। हाँ जी भाई बताएं, ज्योति जी, सौरभ जी बताएं, जो अभी हाल फिलहाल में चीज बताई वो समझ में आई। अच्छा, श्याम नारायण में दिया हुआ था 220 माइनस एज इज इक्वल टू VO2 मैक्स का है, हाँ नहीं नहीं, मतलब क्या है,
कई बार नोमेनक्लेचर का फर्क हो जाता है, ठीक है ना। जो HR मैक्सिमम होती है वो कब रीच कर पाएगी, जब आपका VO2 मैक्स रीच कर पाएगा तभी तो होगी। सर ये THR कब कम समझ में आया? एक मिनट मैं देख लेता हूं मैंने कहां पर लिखा है वो। हाँ, आप कह रहे हैं THR आपको कब कम समझ में आया। देखिए, एक होता है हमारा, अच्छा आपने बोला कि ये जो टारगेट हार्ट रेट मैक्सिमम है वो आपको कम समझ में आई, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। कम समझने की बात ही नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है डियर। अगर हम बात करते हैं टारगेट हार्ट रेट की, टारगेट हार्ट रेट, टारगेट हार्ट रेट के अंदर हम एक मतलब जो VO2 मैक्स है, VO2 मैक्स को अगर मैं 100% कंसीडर कर लेता हूं, अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मुझे अपने कंपटीशन के लिए सिर्फ 70% या 80% की रिक्वायरमेंट है ना। VO2 मैक्स के 70% या 80% की ही रिक्वायरमेंट है मुझे मेरा कंपटीशन मतलब अच्छे से खेलने के लिए और अपना 100% देने के लिए, कि अगर हमने 80% वहां पर गेट कर लिया तो मेरा ओलंपिक क्लियर है, गोल्ड मेडल क्लियर है, हमने मान लिया, ठीक है। तो हम ट्रेन कर रहे हैं वहां पर उस पर्टिकुलर लेवल पे, अगर हमें 70% रिक्वायर्ड है, हम 80% पर खुद को ट्रेन कर रहे हैं, वो तो हमारा क्या हो गया, टारगेट हार्ट रेट, कि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को टारगेट कर रहे हैं कि अगर हमने ये टारगेट कंप्लीट कर लिया तो हमें अपनी डिजायर्ड चीज मिल जाएगी, है ना, है ना। अब बात करता हूं जो आपका टारगेट हार्ट रेट मैक्सिमम है, कि एक इंसान की बॉडी के अकॉर्डिंग, एक उसकी बायोलॉजिकल साइकिल के अकॉर्डिंग, एक इंसान अपनी एज के हिसाब से, अपने ब्लड सर्कुलेशन के हिसाब से, अपने बायोलॉजिकल ग्राउंड के हिसाब से कितना मैक्सिमम टारगेट कर सकता है ना। अब मानकर चलिए कि उसको, किसी इंसान को, किसी एथलीट को स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग, अपने कंपटीशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जरूरत तो है 80% टारगेट करने की, लेकिन उसकी खुद की बॉडी या उसके हार्ट रेट मैक्सिमम के अकॉर्डिंग उसका बायोलॉजिकल सिस्टम 80% टारगेट को मतलब ले ही नहीं पाएगा, बियर ही नहीं करेगा, समझ रहे हैं। तो ये वो पर्टिकुलर चीज होती है कि टारगेट हार्ट रेट मैक्सिमम, कि एक तो हमें डिजायर्ड कितनी है ना, डिजायर्ड ट्रेनिंग इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, डिजायर्ड ट्रेनिंग इंटेंसिटी कितनी है हमारी, अगर हमें उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं हार्ट रेट मैक्सिमम के साथ में, है ना, मान लेते हैं 70% रिक्वायर है और हार्ट रेट मैक्सिमम है हमारा कितना, हार्ट रेट मैक्सिमम मान लेते हैं 150 है, ठीक है। तो उसका 70% अगर मैं निकालूंगा तो मेरा टारगेट मतलब टारगेट हार्ट रेट मैक्सिमम आ जाएगा, कि मेरे टारगेट के हिसाब से मुझे कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम वो टारगेट हिट कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको एलिमिनेट करनी है चीजें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इन 1918 फ्लू पेंडेमिक ऑल्सो कोल्ड एज स्पेनिश फ्लू, ये स्पेनिश फ्लू तो आपने सुना भी होगा, अभी पीछे भी का मतलब पीछे कहने का मतलब कुछ साल पहले कब, आई थिंक 2006 के अराउंड, 6 या 7 के अराउंड करीब ये स्पेनिश फ्लू एक बार वापस से चर्चा में था। ये किसकी वजह से फैला था, इसका जिक्र हमसे पूछा है। तो ये तो बहुत सीधा सीधा याद करने वाली चीजें हैं, H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस इसको बोलते हैं, ठीक है।
तो 1918 फ्लू हुआ था, एक पेंडेमिक था वो, बिल्कुल स्पेनिश फ्लू के नाम से उसे जाना जाता था। ये किसकी वजह से फैला था? ये H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से फैला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग फॉर इंक्रीजिंग मसल्स कैपिलरी डेंसिटी। देखिए ध्यान दीजिएगा इस वर्ड के ऊपर, ऊपर हमने पढ़ा था इंटरनल वेंट्रिकुलर हार्ट रेट, है ना, यहां पर बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग मसल्स कैपिलरी डेंसिटी। ये मसल कैपिलरी कौन सी हैं? वो कैपिलरीज जो मसल्स के अंदर जो हमारी ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं और वहां से ऑक्सीजन रिप्लेस का काम करने में हेल्प करती हैं, है ना। तो मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म क्या है, हम कैसे ट्रेनिंग करें कि हमारी बॉडी मसल कैपिलरी डेंसिटी को बढ़ा पाए? मसल कैपिलरी डेंसिटी बढ़ेगी तो होगा क्या, मतलब किस वजह से हम मसल कैपिलरी डेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं? ताकि हमारी मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई, और उस ब्लड सप्लाई की हेल्प से ऑक्सीजन का जो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो पाता है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड हो पाता है, मतलब जो चेंज एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं वो बेहतर बन पाए, जल्दी जल्दी बन पाए। और वो प्रोसेस अगर फास्ट रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो मसल्स के अंदर आ, जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर है, उसको हमारी बॉडी बहुत जल्दी जल्दी यूटिलाइज कर पाएगी और वो हमें जल्दी जल्दी एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगा, है ना। ना मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग फॉर इंक्रीजिंग मसल कैपिलरी डेंसिटी एंड माइटोकॉन्ड्रियल वॉल्यूम डेंसिटी। देखिए यहां पर कर दिया ना इसने रिलेट, माइटोकॉन्ड्रियल वॉल्यूम डेंसिटी। अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? और ये उसकी वॉल्यूम डेंसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, किसकी हेल्प से? मसल कैपिलरी डेंसिटी बढ़ाकर। इनमें से कौन सा पर्टिकुलर इफेक्टिव ट्रेनिंग होगी जिससे हम ये दोनों ही चीजें गेट कर पाएंगे? लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग, repeated 2 to 3 minute endurance interval at 100% VO2 max। ध्यान दीजिएगा, a combination of both of the above, repeated 30 सेकेंड स्प्रिंट। देखिए मैंने ऊपर जो एक क्वेश्चन हमने ये किया था, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर स्प्रिंट को एलिमिनेट किया था, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, रिपीट 30 सेकेंड स्प्रिंट इंटरवल विद 2 to 3 मिनट रिकवरी बिटवीन देम। आप कहेंगे कि मैं यहां से ये रिलेट क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर जो एलिमिनेट किया ऑप्शन मैंने डी, वो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर 30 सेकेंड स्प्रिंट की बात की गई है, क्योंकि स्प्रिंट बहुत कम टाइम के लिए आप कर पाते हैं जिसके अंदर एनारोबिकली आपकी बॉडी फुल ड्रेन हो जाती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग, अब लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग किसके लिए की जाती है आपको पहले तो वो पता होना चाहिए, है ना। दूसरा है रिपीटेड 2 to 3 टाइम एंड्योरेंस इंटरवल। ध्यान दीजिएगा, एंड्योरेंस है और इंटरवल है, जिसमें 2 to 3 मिनट की एक्टिविटी है 100 VO2 मैक्स के साथ में, है ना। ये कैसे होती है ये बताइएगा मुझे, अगर आपको किसी को पता हो तो, कि ये ट्रेनिंग अगर मैं करने लगूं तो कैसे करूंगा, अगर आप करने लगे तो कैसे करेंगे, या इन दोनों का मैं मतलब, या ये दोनों ही होंगे, या फिर 30% स्प्रिंट वाला तो होगा नहीं, तो इसको तो कैंसिल कर दो, है ना। लॉन्ग ड्यूरेशन कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के अंदर 70 से 75% VO2 मैक्स की यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर हमारी वेंट्रिकुलर, इंटरनल वेंट्रिकुलर हार्ट रेट बढ़ रही होती है, इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, हार्ट वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया, ये पहला खत्म हो गया, तो तीसरा भी खत्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर दोनों की बात की गई है। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, रिपीटेड 2 to 3 मिनट एंडोरेंस इंटरवल एट 100% VO2 मैक्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है एकदम। अब मैं बताता हूं ये ट्रेनिंग की कैसे जाती है। मान लीजिए आपको 2 किलोमीटर भागना है, आपने टारगेट लिया है कि 2 किलोमीटर तक मुझे ये पर्टिकुलर रिपीटेशंस करनी है ना। आप कैसे करेंगे? आप जो पहला स्टेप लेंगे, जब आप दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो आप हल्की हल्की जॉगिंग करेंगे, है ना।
मान लीजिए आपने 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए एक टाइम होता है पर्टिकुलरली, जिसमें हम 30 सेकेंड को टारगेट करते हैं, 30 सेकेंड को टारगेट करते हैं सिर्फ। ठीक रही बात। इसके अंदर हमारी बॉडी जो होती है वो एक तरीका से, मैं एक वर्ड स्किप कर गया, अपने मतलब माइंड से स्लिप कर गया मेरे, क्या बोलना चाह रहा था। हाँ। एनीवेज, ध्यान आने दीजिए। बोल दूंगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। आपने हल्की, मान लीजिए 1 मिनट की जॉगिंग की, उसके बाद आपने तुरंत स्प्रिंट ली। स्प्रिंट कहने का मतलब यहां पर मेरा है, आप अपनी फुल स्पीड से भाग रहे हैं, फुल पेस में भाग रहे हैं। वो एक ऐसी पेस है जिसको आप 2 से 3 मिनट तक कोशिश करेंगे कि आप भागें। उसके अंदर आपका 100% VO2 मैक्स यूज होना चाहिए। जैसे ही आपकी मान लीजिए 2 मिनट हो गई, आप फिर स्लो डाउन हो गए, फिर अपनी जॉगिंग वाली पोजीशन में आ गए। आपने 30 सेकेंड तक वापस से जॉगिंग की। 30 सेकेंड के बाद वापस से 2 मिनट के लिए आप अपनी 100% VO2 मैक्स के साथ रन किया आपने। इसमें होता है कि आप एंडुरेंस के लिए भी काम कर रहे हैं, स्ट्रेंथ के लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इंटरवल ट्रेनिंग आ रही है। ठीक है। तो एंडुरेंस इंटरवल, आपने 30 सेकेंड के इंटरवल के साथ में 2 मिनट का एंडुरेंस वर्क किया, एक स्प्रिंट रन किया, या 2 मिनट का एक हाई स्पीड पेस लिया जिसमें आप 100% VO2 मैक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में आपकी मसल कैपिलरी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रियल वॉल्यूम डेंसिटी भी बढ़ जाती है। ये बढ़ने से होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ आप सेल बोला जाता है। वहां से आपका एनर्जी जो एटीपी की फॉर्म में बन जाती है। अब वो एटीपी बनता कैसे रहे, ये जो इंटरवल लिया ना आपने 30 सेकेंड का, आपने 100% VO2 मैक्स लिया 2 मिनट के लिए, उसके बाद आपने खुद को स्लो डाउन कर दिया, है ना। इनकम्प्लीट रिकवरी आ गया मेरे माइंड में वो वर्ड पर्टिकुलरली जो मैं बोलना चाहता था, है ना। आपने फुल स्ट्रेंथ में रन किया, उसके बाद स्लो डाउन हो गए, जॉगिंग पर आ गए 30 सेकंड के लिए। कोई कोई 1 मिनट के लिए भी आ जाता है, बट हाँ, जो एलाइट एथलीट्स होते हैं वो 30 सेकंड का एक ब्रेक देते हैं खुद को, एक इंटरवल देते हैं, जिसमें बिल्कुल लाइट जॉगिंग पर आ जाते हैं। और उसी 30 सेकंड में आपकी बॉडी, जो एक प्रोसेस मैंने आपको थ्योरी के अंदर पढ़ाया था कि किस तरह से एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है। एडीपी आपके केराटिन फोस्फेट ग्रुप से फोस्फेट ब्रेक होता है, वापस से एनर्जी मिलती है, और फोस्फेट ब्रेक होकर एडीपी के साथ में मिल जाता है, अगेन एटीपी बना देता है, और ये एनर्जी साइकिल चलती रहती है। तो जो 30 सेकंड का इंटरवल लिया उसके अंदर क्या हो गया, उसके अंदर केराटिन फोस्फेट बन गए, केराटिन फोस्फेट से फोस्फेट ग्रुप टूटकर एडीपी के साथ मिल गया, एडीपी के साथ मिलकर उसने एटीपी बना दिया, एटीपी ने फोस्फेट ग्रुप को ब्रेक कर कर एनर्जी दे दी, अगेन एडीपी बन गया, है ना। वो साइकिल समझाई थी मैंने आपको। ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये यहां पर ऑप्शन नंबर बी के थ्रू हो जाता है, जहां से आपकी कैपिलरी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और माइटोकॉन्ड्रियल वॉल्यूम डेंसिटी भी बढ़ जाती है। समझ में आया भाई? बताएं जल्दी से। ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 6। आफ्टर द अटेनिंग द after the attaining of training adaptation, which out of the option is correct with regard to the time for loss of this adaptation when training is completely stopped? इसने बोला है, मान लीजिए आपने एक ट्रेनिंग अडेप्टेशन की, आप एलाइट एथलीट हैं या एक न्यूस एथलीट हैं, आपने एक ट्रेनिंग चालू की और आपने अच्छे से वो ट्रेनिंग कंप्लीट की, है ना। अब आपकी बॉडी मतलब अडेप्टेबिलिटी में आ गई कि ठीक है भाई, अब हम ओके रिपोर्ट है, अब हमें कहीं पर दर्द वर्द नहीं होता है, हमने अडेप्ट कर ली, कुल मिलाकर चीजें हमारे शरीर ने अडेप्ट कर ली। तो ये पूछना चाह रहा है कि अगर वो अडेप्टेशन जो बॉडी ने ली है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, वो कितने टाइम में लॉस हो जाएगी पर्टिकुलरली, कंप्लीटली।
ट्रेन इज कंप्लीटली, अगर मैं ट्रेनिंग छोड़ देता हूं, कंप्लीटली स्टॉप कर देता हूं, रोक देता हूं, तो कितना टाइम लगेगा कि हमारी बॉडी उस अडेप्टेशन से बाहर निकल आएगी। हमें अपनी बॉडी को दोबारा से उस ट्रेनिंग प्रोसेस में डालना पड़ेगा अडेप्टेशन लाने के लिए, कितना टाइम मिलेगी, ये वो पूछना चाह रहा है। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज और भी क्लियर करके चलता हूं, बता देता हूं आपको कि ये जो चीजें हैं, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जैसे इसके अंदर इसने पूछा ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। अगर मान लो यहां पर आपको बोल देता ऑप्शन आर इनकरेक्ट, अगर यहां पर इनकरेक्ट पूछ लेता, क्योंकि करेक्ट तो इनमें से कोई एक ही मिलेगा आपको, है ना। लेकिन अगर यहां पर बोल देता कि कौन सा इनकरेक्ट है, और यहां पर फिर बाद में आपको कोड दे देता कि 1 2 3 और 4 इस तरीके से, और फिर यहां पर बोलता सी एंड डी, बी सी एंड डी, ए बी और सी, ठीक है। या मान लेते हैं ये थर्ड हो गया, और फोर्थ के अंदर कुछ मान लेते हैं, फोर्थ में उसने लिख दिया ओनली सी, ओनली ए, मान मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म करके दे सकते हैं। और आपको यहां पर इनकरेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकरेक्ट कौन सा है और करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस की फॉर्मेशन अलग अलग फ्रेमिंग के साथ हो सकती है, और कुछ भी बात नहीं है। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन का जवाब दें। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एक अडप्टेड बॉडी को मतलब एक ट्रेनिंग स्टॉप करने के बाद करीब करीब महीने भर का टाइम लग जाता है कि मतलब उसको खत्म होने में, बॉडी की अडेप्टेबिलिटी खत्म होने में। तो महीने भर के टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 4 हफ्ते बनते हैं, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं द इंक्रीज इन मसल ऑक्सीडेटिव एंजाइम एक्टिविटी इज लॉस्ट विद इन 2 to 4 वीक। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब सीधी सी बात है कि आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम एक्टिविटीज क्या होती हैं, है ना। मैं आपको पर्टिकुलरली, मुझे जो भी कैंडिडेट ये वीडियो देखें, वो सभी के सभी मुझे ग्रुप के अंदर इनका रिप्लाई करना कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है, एक और भी होगा ग्लाइकोजन कंसंट्रेशन क्या होती है ना, एक पायरिक एक्टिविटी भी बताना मेरे को। अभी आएगा आगे उसमें क्वेश्चन में मैं पूछता हूं आपसे कि कौन कौन सी चीजें आपको बताकर चलनी है, ताकि आप थोड़ा सा सर्च के अंदर घुसें और आप इन चीजों को पता कर पाए, ठीक है। द इंक्रीज इन मसल ऑक्सीडेटिव एंजाइम एक्टिविटी इज लॉस्ट विद इन 2 to 4 वीक, ये बिल्कुल यहां पर सही रहेगा, ठीक है। इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स नंबर इज लॉस्ट विद इन 1 to 2 वीक। इंक्रीज इन हार्ट वॉल्यूम इज लॉस्ट विद इन 2 to 4 वीक। इंक्रीज इन मसल ग्लाइकोजन कॉन्सेंट्रेशन इज प्रिजर्व्ड फॉर 1 to हाफ मंथ, ठीक है। इनका टाइम भी बताइएगा कि इनका टाइम क्या क्या होता है, बाकी सभी का कौन सा करेक्ट है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम एक्टिविटी जो लॉस्ट होती है वो आपकी 2 से 4 हफ्ते में हो जाती है। ठीक है भाई, सौरभ जी, ज्योति जी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ एन एथलीट कंप्लीट 800 मीटर इन 2 मिनट, देन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। अब जैसे यहां पर तो करेक्ट के हिसाब से देखा जाएगा तो एक ही कोई करेक्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकरेक्ट यहाँ के लिए कौन कौन से होंगे, है ना। एक ही करेक्ट होगा, बाकी बचे हुए इनकरेक्ट होंगे, तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। एग्जामिनेशन के अंदर वही चीज डायरेक्टली पूछी जा सकती है, और पूछते ही हैं, वही सब पूछते हैं। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ एनर्जी वुड हैव कम फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ मसल ग्लाइकोजन। अभी अभी मैंने कुछ पीछे आपसे पूछा कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मसल क्या होती है। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर ऑक्सीडेशन होगा मसल का, अगर मसल्स का ऑक्सीडेशन होगा, तो वो अच्छा होता है या बुरा होता है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ एनर्जी वुड हैव कम फ्रॉम एनारोबिक पाथवे, 90% ऑफ द एनर्जी वुड हैव कम ऑफ एनारोबिक पाथवे, 90% यहां पर दिया हुआ है, 75% यहां पर दिया हुआ है, दोनों में एनारोबिक पाथवे हैं।
Approximately 50% of energy would come from the oxidative pathway and 50% anaerobic pathway. कब? जब 800 मीटर की रन होगी। 800 मीटर की रन का एक बार मुझे बताएंगे आपकी कितना कितने टाइम में 800 मीटर की रन का पर्टिकुलर जो क्या बोलते हैं रिकॉर्ड है वो क्या है? एक एवरेज बता दीजिए कि 800 मीटर कितनी देर में कंप्लीट करते हैं। अगर आप दौड़ने लगेंगे तो 800 मीटर कितनी देर में कंप्लीट करेंगे मुझे बता दीजिए। या एक नोविस एथलीट भी अगर करेगा, ट्रेन करेगा तो कितनी देर में करेगा? बताएं। पता है जो 400 और 800 मीटर की रेस होती है ना, ये सबसे खतरनाक मानी जाती है। मैंने पढ़ाते हुए भी आपको बताया था कि मोस्टली जो आपने अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस क्रिएट होती हुई देखी होंगी ट्रैक पर, किसी का मर जाना, किसी एथलीट का रन खत्म होने के बाद या कुछ भी, वो मोस्टली चीजें आपकी 400 या 800 में ही देखने को मिलती हैं, है ना? मैक्सिमम 400 में होता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैं बता देता हूं कारण क्या है उसका। यहां पर 800 मीटर दौड़ने के लिए जब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच का रन हम देखते हैं, स्टार्टिंग टू एंड रन जब देखते हैं और एक पाथ जब फॉलो किया जाता है, तो कुछ इस तरह से रन किया जाता है कि कुछ पर्टिकुलर पार्ट आपका एनारोबिकली एक्टिवेट होता है। एनारोबिकली मतलब जैसे हम बोलते हैं कि जो 100 मीटर और 200 मीटर की रन होती हैं, जो 100 और 200 मीटर की रन होती हैं वो एनारोबिकली ही कैरी ऑन होती हैं। वहां पर आपका VO2 मैक्स का, ऑक्सीजन का, एराबिक फंक्शंस का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एनारोबिक तो आ गया। उसके बाद का जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, जो उसके बाद का पर्टिकुलर प्रोसेस है वो आपका एरोबिकली एक्ट होता है, जिसके अंदर आपके ऑक्सीजन का हिसाब किताब आ जाता है। ठीक रही बात। अब आप कहेंगे कि भाई एनारोबिक जब आ ही गया तो इन दो ऑप्शंस में भी तो एनारोबिक दिया हुआ है, लेकिन भैया एनारोबिक तो बहुत थोड़े टाइम के लिए एनर्जी देता है। जब थोड़े टाइम के लिए एनर्जी दे रहा होता है तो वो 75% और 90% एनर्जी कहां से दे देगा? तो ये दोनों ही ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। ठीक रही बात। यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ मसल ग्लाइकोजन की बात की गई है, तो ये टोटल एरोबिक की ही बात कर रहा है, जबकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कहीं ना कहीं जो होता है वो एरोबिकली एक्ट होता है। तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी बचा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आया या नहीं आया जल्दी बताएं कमेंट सेक्शन में। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ देता हूं और आप भी पढ़ लीजिएगा। एट व्हाट रेट ऑफ At what rate the adaptation will occur if an untrained athlete engage in 12 months of progressive endurance training? At what rate the adaptation will occur? किस रेट पर अडेप्टेशन होगी अगर एक नया अनट्रेंड एथलीट 12 महीने तक एंडोरेंस ट्रेनिंग प्रोग्रेसिवली करता रहे तो कितना टाइम उसको लग जाएगा? वो अपने किस पर्टिकुलर मतलब जो गिवन ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है हमें वो बताना है। एक बार 7 नंबर का बता दीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। 3 मिनट में विदाउट प्रैक्टिस मतलब ज्योति जी, 3 मिनट में विदाउट प्रैक्टिस मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, मुझे समझ आ जाएगा। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं शायद कि 3 मिनट विदाउट प्रैक्टिस रन किया जा सकता है, ऐसा? अच्छा, सॉरी, आपने शायद वो 800 मीटर का अपना टाइम बताया रहेगा, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। हम्म। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। दे विल बी द ग्रेटेस्ट ओवर द फर्स्ट 2 मंथ। कारण क्या होगा? कारण बता दीजिए मुझे। दे विल बी ग्रेटेस्ट ओवर द फर्स्ट 2 मंथ, पहले 2 महीने में वो अपने पीक परफॉर्मेंस शो करता है अंडर ट्रेन्ड एथलीट। कारण क्या होगा?
सौरभ जी बताएं। बात की गई है अडेप्टेबिलिटी की। किसके लिए अडेप्टेबिलिटी? अनट्रेंड एथलीट के लिए। किस प्रोसेस के थ्रू? 12 मंथ ऑफ प्रोग्रेसिव एंडोरेंस ट्रेनिंग के थ्रू। जब एक अनट्रेंड एथलीट किसी अडेप्टेबिलिटी या किसी ट्रेनिंग प्रोसेस में जाता है तो उस टाइम पर वो उसकी बॉडी हर तरीके की एनर्जी यूज कर रही होती है उसकी, और उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म्ड होना स्टार्ट करती है आफ्टर 2 मंथ। जो चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, तो उससे पहले उसकी बॉडी अपने आप में हर तरीके की एनर्जी यूज कर रही होती है, जिसमें एराबिक, एनारोबिक, अलैक्टिक एनर्जी, तीनों ही का कॉम्बिनेशन यूज हो रहा होता है। इसीलिए वो अपनी ग्रेट परफॉर्मेंस, जैसा कोई नया नया लोग जिम जाते हैं, आपको पता होगा, जब आपने भी देखा होगा कि जो स्कूल्स के अंदर होते हैं, जो बच्चे 11th 12th में होते हैं या कॉलेज के स्टार्टिंग में होते हैं, नए नए जिम जाना स्टार्ट करते हैं, है ना, वो एंडोरेंस ट्रेनिंग तो नहीं है, बट मैं एक बस एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाए। तो वो जब नए नए स्कूल जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हो कि उनकी बॉडी एक बार तो हल्का सा पीक लेती है, हल्का सा पीक लेती है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद डाउन आती है ना, जब वो अडेप्टेबिलिटी के अंदर आती हैं, और उसके बाद वापस से पीक लेना स्टार्ट करती हैं। ये एक प्रोसेस चल रहा होता है उसका, है ना। उसी प्रोसेस के अंडर जो इसने ऑप्शंस दिए हैं उसी के हिसाब से पहले 2 महीने, क्योंकि 2 महीने से कम का टाइम इसने दिया ही नहीं, है ना, तो इसलिए वो 2 महीने उस पर्टिकुलर टाइम पे होंगे। ठीक है। आफ्टर द सेसेशन ऑफ वर्क, the various biological parameter and substance recovery in sequential manner in line with the concept, the heart rate and blood pressure recover in. Okay. ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ना सिसेशन, ये आपके इंग्लिश के अंदर भी आता है, ध्यान रखना। सिसेशन का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, सेपरेशन। यहां पर किससे सेपरेशन की बात कर रहा है? वर्क से सेपरेशन, काम से सेपरेशन। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये कह रहा है कि काम छोड़ दो? बिल्कुल ठीक बात है। काम से सेपरेट होने का मतलब काम छोड़ देना ही तो होता है। आफ्टर द सेसेशन ऑफ वर्क द वेरियस बायोलॉजी, अगर मैं काम छोड़ दूं तो बहुत सारे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स एंड सब्सटेंस रिकवरी इन अ सिक्वेंशियल मैनर, और बहुत सारे और जो सब्सटेंसेस हैं वो सीक्वेंस मैनर के अंदर आ जाते हैं, है ना, अलग हो जाते हैं, इन लाइन विद द कंसेप्ट, और इसी कंसेप्ट के हिसाब से हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर कितने टाइम में रिकवर हो जाता है, ये हमसे पूछना चाह रहा है। मान लेता हूं मैं एक ट्रेनिंग कर रहा हूं, है ना, और मैं अपनी ट्रेनिंग स्टॉप कर देता हूं। मैं एक नॉर्मल प्रोसेस में हूं, कल संडे है, मैंने आज रात को सोचकर सोया कि भैया सुबह उठूंगा बढ़िया और जॉगिंग करने जाऊंगा, एक्सरसाइजेज वगैरह करूंगा बढ़िया से, और अपने घर आऊंगा, थोड़ा रिलैक्स फील होगा, है ना। आप मान लीजिए मैं उस काम काम के दौरान की बात कर रहा हूं कि मैंने वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग वर्क परफॉर्म किया, और उसके बाद जब मैं वो चीज खत्म कर चुका हूंगा, उसके बाद मैं कब मेरा हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर रिकवर हो जाएगा? रिकवर होना मतलब बिल्कुल उसी पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में मैं सुबह सोकर उठा था, या मतलब एक नॉर्मल पोजीशन गेट कर लेगा। कितनी देर में हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है अगर हम कोई काम छोड़कर बैठ जाते हैं? तो करीब 20 से 60 मिनट लग जाते हैं। ठीक है। और ये मत सोचिएगा कि नहीं नहीं हमारा तो 10-15 मिनट में हो जाता है। अरे भैया 10-15 मिनट में तुम्हारी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती होगी। तुम हाफ रहे थे काम करते वक्त या रनिंग करते वक्त, एंडुरेंस ट्रेनिंग या इंटरवल ट्रेनिंग करते वक्त आप हाफ रहे थे, या आपने बहुत इंटेंस वर्कआउट किया तो आपकी मसल्स क्रैम कर रही थी, है ना, वो सब चीजें हो रही थी, लड़खड़ा रहे थे या कांप रहा था आपका शरीर, वो सब चीजें नॉर्मल हो गई होंगी ड्यूरिंग 10 to 15 मिनट्स। बट जब हम बात करते हैं हार्ट रेट की और ब्लड प्रेशर की, तो क्योंकि वो सब खत्म करने के बाद हमारी बॉडी इंटरनली जो होम्योथेसिस हम बोलते हैं, इंटरनल टेम्परेचर,
जो हमारी बॉडी का होम्योस्थेसिस होता है, इंटरनल टेम्परेचर जो होता है, और इंटरनल रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी जो होती है, हमारी मसल्स को ऑक्सीजन की डिमांड होती है, वो खुद को रिकवर कर रही होती हैं, तो वो तो ब्लड के थ्रू ही जाती है ना। तो हार्ट रेट भी हमारी बढ़ी हुई होती है, ब्लड प्रेशर भी हमारा बढ़ा हुआ होता है, जो कि बाद में करीब करीब 20 से 60 मिनट में जाकर नॉर्मल होता है काम छोड़ देने के बाद। हाँ या ना? जल्दी बताएं। सर ये प्रोसेस की कोई थ्योरी भी है? कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं डियर, बताएं। मिलेंगे थ्योरी भी, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। हाँ, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं, किस प्रोसेस की थ्योरी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं तब तक। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट? 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, हमें ये बताना है ना। देखिए, इसी क्वेश्चन में से आपके लिए वो पर्टिकुलर बन जाते हैं। मान लीजिए कोड बना दिया मैंने, है ना, और इसी के अंदर लिख दिया पहले नंबर पे ओनली वन, दूसरे नंबर पर ओनली बी एंड सी, तीसरे नंबर पर नन ऑफ दिस, चौथे नंबर पर ऑल ऑफ दिस, है ना। मान लीजिए मैंने इसी यही क्वेश्चन आपसे पूछा कि 100 मीटर स्प्रिंट के इवेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, और आपके सामने यही ऑप्शन रख दिया। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है, क्या नहीं मतलब है। सर जो स्टार्टिंग के टाइम हाई अचीवमेंट होती हैं, बाद में डाउन होने लगती हैं, हाँ बिल्कुल यार ज्योति जी, ये तो पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। कैसी बात करते हैं ये चीज? तो आप थ्योरी वाली क्लासेस देखें, एक बार लेक्चर देखें, आपने पता नहीं देखे हैं या नहीं देखे हैं, वहां पर मैंने बिल्कुल 100% बताई हुई है सारी चीजें। कि स्टार्टिंग के टाइम पर हाई अचीवमेंट्स होती हैं किस तरीके से, मैंने इवन ग्राफ भी बताए थे आपको, ग्राफ भी बना दिखाए हुए थे, 3 ग्राफ हैं उस पर्टिकुलर चीज के। वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब बता देना। हम कहाँ दूर हैं, बताएं। आपको मैंने हर बात बताई हुई है कि अगर आपको किसी भी तरीके की कुछ क्वेरी आती है, आप वीडियो लेक्चर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं करते हैं, है ना, वो ये सोचते हैं कि हम बाद में रिकॉर्डेड सेशंस अटेंड कर लेंगे, और जब लाइव लेक्चर चल रहे होते हैं तो कुछ कैंडिडेट अपनी क्वेरीज कर भी लेते हैं। अब जो रिकॉर्डेड सेशंस देखते हैं वो अपनी क्वेरी नहीं कर पाते। तो भैया जब मैंने आपको बोला है कि मैं सिलेक्शन तक आप लोगों के साथ में हूं, आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं आप पहले वो लेक्चर्स देखिए, है ना, उसके बाद अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, दूसरी किताबें पढ़िए, और आपको लगे कि मैंने कुछ छोड़ दिया तो मुझे बताइए कि हाँ आपने ये छोड़ दिया, आपने ये नहीं बताया। अगर आपको क्वेश्चंस करते हुए कोई डाउट आता है तो ग्रुप में आपके पास है, ग्रुप में सभी स्टूडेंट्स ऐड हैं, एक दूसरे से हेल्प लीजिए, एक कोऑर्डिनेशन बनाइए अपना, हेल्पफुल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन आएगा, है ना। और अगर नहीं चीजें शॉर्ट आउट होती तो मुझ तक पहुंचिए ना, आपके पास ग्रुप है, ग्रुप में मैसेज कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए, जैसे भी आप अपना डाउट क्लियर करना चाहें कीजिए। अगर मैं मना करता हूं तो मैं ये समझू कि यार नहीं, मैंने कुछ कमी पेशी छोड़ दी है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 100 मीटर स्प्रिंट के लिए कौन सी चीज करेक्ट है? अबाउट 50% ऑफ एटीपी वुड कम फ्रॉम एनारोबिक ग्लाइकोजन ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड 50% ऑफ द स्टेप ऑफ एटीपी फॉस्फेट, बिल्कुल सही है। करेक्ट कर दो पहली स्टेटमेंट पढ़ते ही, है ना। अब मैंने ये चीज पहली स्टेटमेंट पढ़ते ही करेक्ट कर दी क्योंकि मुझे इसका प्रोसेस पता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को भी पढ़ाया हुआ है। जब हम 100 मीटर स्प्रिंट वाली चीज पढ़ रहे थे, एंडोरेंस ट्रेनिंग वाली पढ़ रहे थे, एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग वाली पढ़ रहे थे, जिस टाइम पर मैंने आपको एनर्जी सिस्टम पढ़ाया और उसके अंदर मैंने एनारोबिक
एरोबिक एलैक्टिक प्रोसेस वाली चीजें आपको पढ़ाई, तो यहां से देखते ही मुझे समझ में आ जाता है कि कितने टाइम के लिए कौन सा पर्टिकुलर प्रोसेस काम कर रहा होता है। और ये एटीपी फोस्फोक्रेटिन वाली चीज तो मैंने इतने अच्छे से इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाई है, आप एनर्जी सिस्टम वाली क्लास देख लीजिए, आपको एक भी पॉइंट छूट जाए आपका तो मुझे बता देना, है ना। आगे की भी पढ़ लेता हूं और कॉन्फिडेंस में मार नहीं खाना चाहता। अबाउट 50% ऑफ द एटीपी वुड कम फ्रॉम द एटीपी, नहीं आता भाई, गलत हो गया। About 10% of the ATP would come from the anaerobic glycogenolysis and 90% of the stored ATP, नहीं भाई ये भी नहीं आता, गलत एकदम, ये 10% होता है। All ATP would come from stored muscle, गलत। पहला एकदम बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट पढ़ते ही पता चल जाता है चीजें। अच्छा मुझे एक बार बताइएगा एनारोबिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है, एटीपी और फोस्फोकेरेटिन का क्या फंडा होता है, मैंने आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था, मुझे आप एक्सप्लेन कर देना ग्रुप में नोट बना के। हाउ कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। बताएं भाई, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो किस तरीके से स्टोर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जल्दी से बताएं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि फ्रेमिंग अच्छी है क्वेश्चन की, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। मैंने आपको किस तरीके से बताया हुआ है वो भी बता दीजिए, और यहां पर किस तरीके से पूछा हुआ है वो भी बता दीजिए, और दोनों चीजें रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे वो भी बता दीजिए। मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज होता है ना, और जो ग्लूकोज होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, क्योंकि ये एक एक्टिव फॉर्म है जिसको हमारी बॉडी यूज कर लेती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो गया, मोस्ट ऑफ इट स्टोर्ड इन द मसल्स। अब यहां पर लिखा है मोस्ट ऑफ इट इज स्टोर्ड इन द मसल, एक ऑप्शन नंबर एक भी है, मोस्ट ऑफ इट स्टोर्ड इन द लीवर। मुझे बताएंगे इस ये ऑप्शन सही क्यों नहीं है। ये ऑप्शन सिर्फ इसलिए सही नहीं है क्योंकि यहां पर मोस्ट ऑफ इट लिखा हुआ है, लेकिन लीवर के अंदर भी कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट या फिर मैं कहीं कहूंगा ग्लूकोजन के तौर पर स्टोर किया जाता है। अब मुझे वो प्रोसेस बता दो जल्दी से, जब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारा एंडोरेंस सिस्टम के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड को हमारी बॉडी एज अ ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट करके अगेन एनर्जी फ्यूल के तरीके से यूज कर लेती है। जल्दी से बता देना मेरे को, पता है तो बता ही दोगे, वरना आंसर तो मैंने बता ही दिया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन टू पायरिक एसिड, जो ग्लाइकोजन है वो पायरिक एसिड की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है इन आ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। अच्छा, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तीन तरीके से होता है। मुझे ना ये तीनों इक्वेशन बता देना एक बार, और मतलब माइंड इट कि आपको ग्रुप में ये चीजें बतानी है, क्योंकि प्रैक्टिस करवाने का फायदा तभी है जब आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है इसके अंदर तो पायरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है ना, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में ब्रेक हो जाता है, और इसी के अंदर एक एरोबिक एक्टिविटी होती है, एक एनारोबिक एक्टिविटी होती है, एक लैक्टिक एक्टिविटी होती है, एक पायरिक एक्टिविटी जिसको आप बोल सकते हैं, है ना। इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं तीनों इक्वेशन में अलग अलग, मुझे वो जानने हैं आपसे। ठीक है, तो इसने ये पूछा है हमसे कि ग्लाइकोजन जब ब्रेकडाउन में आता है पायरिक एसिड की फॉर्म में, ब्रेकडाउन टू पायरिक एसिड, और ये किसके थ्रू होता है, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के थ्रू होता है, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटीपी की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि जब यहां पर बाई प्रोडक्ट निकल कर आते हैं तो प्लस एनर्जी आती है, तो वो एटी की फॉर्म में आती है, तो यहां पर 3 एटीपी बन के आता है। बट मैं आपसे ये पर्टिकुलर इक्वेशन जानना चाहता हूं सभी के सभी। ठीक है भाई, कोई कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दे।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगर किसी को पता है तो वो मुझे बता दे। नहीं, 12 का ए नहीं है भाई, 12 का सी आएगा, 3 एटीपी। ठीक है। द टोटल एनर्जी यील्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज would be equal to molecule of ATP through glycolysis, Krebs cycle, and redox reaction in the electron transport chain. कितनी एनर्जी निकल कर आती है एक मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, बताओ मुझे। बहुत, मतलब मैं बताऊं, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जो, एक मिनट होल्ड कीजिएगा बस। हेलो, आवाज नहीं आ रही तेरी और मैं क्लास ले रहा हूं। ठीक है। एटीपी थ्री ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और रेडॉक्स रिएक्शन के हिसाब से अगर मैं चलूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो यहां पर 36 एटीपी निकल कर आते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी 36 यूनिट 36 एटीपी की फॉर्म में आती है। ये जो 11th और 13th क्वेश्चन, सॉरी 12th एंड 13th क्वेश्चन है ना, ये 9th और 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 10th में तो 100% है ही है, और शायद नाइन्थ का नहीं, 10th में ही मान लीजिए, 10th का पढ़ लो, 10th में पता चल जाएगा आपको। द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशंस ड्यूरिंग एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज इज डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, जो ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेट होना है, ब्लड ग्लूकोज से मतलब सीधा सीधा समझ जाइए ब्लड शुगर कंसेंट्रेशन ड्यूरिंग एंड्योरेंस एक्सरसाइज इज डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, बताएं भाई। कैफीन, कोर्टिसोल, साइटोक्रोम ऑक्सीड ओसिड बेस, या फिर ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन है, ध्यान रखना। जो ब्लड ग्लूकोज का बढ़ना है, ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है एंडोरेंस एक्सरसाइज के अंदर, वो कहां से आती है, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ब्लड ग्लूकोज मतलब शुगर, शुगर का मतलब सीधा सीधा ग्लूकोज, ग्लूकोज मसल्स के अंदर आता है हमारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन एक एक्टिव फॉर्म है जिसको हमारी मसल्स यूज करती हैं, और ब्लड स्ट्रीम में जाकर वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 देखें, जल्दी बताएं। और जो कैंडिडेट हिंदी में चाहते हैं उनके लिए यही पीडीएफ मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके भेज दूंगा। मुझे कल तक का टाइम दे दो, कल मैं कोशिश करूंगा कि 11-12 जो पीडीएफ, जो कंटेंट मैंने अभी तक ग्रुप में ड्रॉप किया है वो, और साथ ही साथ ये सभी चीजें भी आपको कल तक मैं कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड करा दूं आपको। ठीक है, आगे बढ़े। आफ्टर 6 months ऑफ हैवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन वुड बी लीस्ट, ध्यान दीजिए, लीस्ट likely to occur in muscles। अगर हम 6 महीने की हैवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब समझते हैं, हैवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हैं 6 महीने की, तो उसमें नेगेटिवली गिवन में हमें बताना, गिवन में से नेगेटिवली क्या चीज आप देखते हैं। ग्लाइकोजन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है।
ग्लाइकोजन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी मसल्स जो हैं वो ग्लाइकोजन को यूज करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और आपकी बॉडी भी मतलब ज्यादा ग्लूकोज की डिमांड करती है, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इंक्रीज इन माइटोकॉन्ड्रियल वॉल्यूम डेंसिटी। माइटोकॉन्ड्रियल वॉल्यूम डेंसिटी का मतलब समझिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का बढ़ जाना, जिससे एटीपी ज्यादा मात्रा में रिलीज किए जा सके। इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ अ टू ए फाइबर। फाइबर्स का तो नंबर कभी भी नहीं घटता बढ़ता, तो ये तो मतलब गलत है। इंक्रीज इन टोटल कैरेटिन फोस्फेट कंटेंट। क्या टोटल कैरेटिन फोस्फेट, कैरेटिन फोस्फेट ये समझिएगा जो मैंने आपको एटीपी, एडीपी, देन कैरेटिन फोस्फेट ग्रुप, और इस कैरेटिन फोस्फेट से इस फोस्फेट का टूटकर एडीपी के साथ मिलकर एटीपी बना देना, ये उसकी बात कर रहा है। क्या ये चीजें हो जाती हैं? 6 महीने की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में भी समझिएगा कि क्या चीज होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस पावर ट्रेनिंग, है ना, ये होता है। और 6 मंथ के लिए यहां पर बात की गई है। क्या चीज हो सकती है? मेरे हिसाब से वहां पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर एराबिक एक्टिविटी का यूज नहीं होता, और एक्टिविटी का यूज नहीं होता तो माइटोकॉन्ड्रियल वॉल्यूम डेंसिटी आपकी नहीं बढ़ती। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल वॉल्यूम डेंसिटी तब बढ़ती है जब आप एंडोरेंस एक्सरसाइजेस करते रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। माइटोकॉन्ड्रियल वॉल्यूम डेंसिटीज तब बढ़ रही होती है जब आप एंडोरेंस ट्रेनिंग या स्पीड एंडोरेंस या एंडोरेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के टाइम पर आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ और पावर की डिमांड कर रही होती है, ठीक है। तो वहां पर आपका माइटोकॉन्ड्रियल वॉल्यूम डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। यहां पर बात की गई कि प्रोपोर्शन ऑफ टू ए फाइबर। टू ए फाइबर का मतलब कि आपकी बॉडी का जो मतलब जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमने एक पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि हमारी बॉडी के फाइबर्स किस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर जो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगी, उसका जो प्रोपोर्शन है वो सही रहेगा। हेलो, ठीक है, वो बढ़ेगा। ठीक रही बात। हेलो, ले आ। ले आ, मैं करता हूँ 5 मिनट में, कॉल करता हूँ, क्लास में हूँ। क्लास में हूँ, कॉल करता हूँ 5 मिनट में। ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रायर टू एन इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन अ माइक्रोसाइकिल, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसाइकिल मे बी यूज्ड विद वन पीक ओनली विच शुड बी रीच्ड डे बिफोर द कंपटीशन कमेंस। कंपटीशन कमेंस, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, कमेंस का मतलब स्टार्ट होना होता है। स्टार्ट, जब कोई चीज स्टार्टिंग पॉइंट पर होती है, जब स्टार्ट होती है। तो इसने पूछा कि प्रायर टू एन इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन, एक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन से पहले अब माइक्रोसाइकिल, जो माइक्रोसाइकिल होती है, अब मुझे बताइए माइक्रोसाइकिल कितने टाइम की होती है, मैक्रो कितने टाइम की होती है, मीजो कितने टाइम की होती है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। मे बी यूज्ड विद वन पीक ओनली विच शुड बी रीच्ड डे बिफोर, एक दिन पहले, मतलब कितने दिन पहले। रीच्ड डे बिफोर ये पूछ रहा है कि कितने दिन पहले का हिसाब किताब वो रहता है कि वो अपने पीक पर रहती है। बिफोर, जब कंपटीशन स्टार्ट होता है उससे जस्ट पहले। बताएं। 3 से 5 दिन आई थिंक, है ना। 3 से 5 दिन बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि उसमें रिकवरी मोड भी होता है और प्रिपरेटरी मोड भी होता है। 3 से 5 दिन ओके है। ठीक है, ये माइक्रोसाइकिल का है।
सुमित अंतिल इज एसोसिएटेड विद विच गेम? सुमित अंतिल कौन से गेम से है? जेवलिन है भाई। सुमित अंतिल जो है वो जेवलिन से है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज लीस्ट अफेक्टिव फॉर इंक्रीजिंग मसल कैपिलरी डेंसिटी? वही क्वेश्चन है ये पहले वाला। मसल कैपिलरी डेंसिटी अगर हमें बढ़ानी है तो हमें क्या काम करना होगा, कौन सी ट्रेनिंग करनी होगी, बताएं। मसल कैपिलरी डेंसिटीज अगर हमें बढ़ानी है, अपनी कैपिलरीज की, हमारी मसल्स तक, मसल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए उसके अंदर, कि हमारी मसल्स तक जो कैपिलरीज हैं वो ब्लड सप्लाई अच्छे से कर पाए, उनके अंदर जो गैसियस का एक्सचेंज है थ्रू ब्लड वो अच्छे से हो पाए, तो मसल्स का रोल वहां पर ज्यादा आ जाता है। तो मसल कैपिलरी अगर डेंसिटी हमें बढ़ानी है तो लीस्ट अफेक्टिव कौन सी होगी? लीस्ट अफेक्टिव का मतलब जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हेल्प नहीं करेगी। लीस्ट अफेक्टिव का मतलब जो मसल कैपिलरी डेंसिटी के अंदर हेल्प नहीं करेगी, वो, है ना? बताएं। हैवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, एंडोरेंस ट्रेनिंग, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग, स्प्रिंट ट्रेनिंग। मसल कैपिलरी डेंसिटीज के लिए लीस्ट अफेक्टिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। देखिए, जब यहां पर बात, मैंने फिर वही कह रहा हूं आपको, जब बात हमारी कैपिलरी डेंसिटी की आ गई और कैपिलरीज के अंदर काम क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली जो चीजें होगी, गैसियस एक्सचेंज वाली चीजें हो गई, ये चीजें तभी पॉसिबल है जब एरोबिक एक्टिविटी का होना पॉसिबल है। और एरोबिक एक्टिविटी का होना पॉसिबल कहां कहां पर है? एंडोरेंस ट्रेनिंग और कॉन्टिन्यूअस में तो है ही है, ठीक है। अब स्प्रिंट इंटरवल ट्रेनिंग, देखो अगर यहां पर सिर्फ स्प्रिंट लिखा होता ना तो मैं कहता कि यहां पर नहीं काम देंगी ये चीजें, लेकिन क्योंकि इसने इंटरवल ट्रेनिंग भी लिख दिया तो इंटरवल ट्रेनिंग तो मैंने अभी आपको बताया, जॉगिंग की, स्प्रिंट किया, जॉगिंग की, स्प्रिंट किया 30 सेकंड के बाद में, है ना, इनकम्प्लीट रेस्ट देना होता है, रिकवरी होती है इनकम्प्लीट, और उसके बाद तो ये भी यहां पर भी एरोबिक ट्रेनिंग साथ में ऐड हो गई। इसका मतलब ये तीनों ही मसल कैपिलरी डेंसिटी बढ़ाने में हेल्प करेंगी। एक हैवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जो कि वेट लिफ्टर होते हैं, देखा होगा ना आपको कि वो डेड लिफ्ट करते हैं और एक ही बार करते हैं और छोड़ देते हैं, वहां पर किसी भी तरीके का एरोबिक एक्टिविटीज का टेक पार्ट नहीं होता है, ठीक है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम एटीपी सीपी एंड एरोबिक एनारोबिक एक्टिविटी का यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ। बताएं भाई। चलो जल्दी से दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। When used in weight training, circuit have been following advantage over straight set? ये छोड़ दो क्वेश्चन, छोड़ भी इसलिए रहा हूं क्योंकि मतलब आपके लेवल वाला हिसाब किताब नहीं है। The best approach in maintaining training to retain training adaptation is to retain, ये भी छोड़ ही दो फिलहाल। इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंडोरेंस परफॉर्मेंस इज लिस्ट लाइकली टू इम्प्रूव, हाँ ये देख सकते हो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर एंडोरेंस परफॉर्म इज लिस्ट लाइकली टू बी इम्प्रूव्ड बाय, लिस्ट लाइकली मतलब एक ऐसा पॉइंट जो कि नहीं अफेक्टिव होगा वो हमें बताना है। स्ट्रेंथ, इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंडोरेंस परफॉर्मेंस इज लिस्ट लाइकली, कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट है जो एंडोरेंस ट्रेनिंग के तौर पर हेल्प नहीं करेगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर? एक्सरसाइज एफिशिएंसी बढ़ जाए, 2x टू 2a मसल फाइबर मतलब इंक्रीज कर जाए, कुल मिलाकर इंक्रीज मैक्सिमल एरोबिक पावर, एरोबिक पावर का अगर बढ़ जाए, ठीक है। इंड्यूसिंग टेंडन अडेप्टेशन दैट एनहेंस स्ट्रेंथ शॉर्टन साइकिल प्रोटेक्शंस, अगर हमारे टेंडन्स की जो टेंडन्स बोले तो जो आपके बोन और मसल्स के बीच का ज्वाइंट होता है वो टेंडन होता है, दैट इंक्रीज स्ट्रेच शॉर्टन मतलब आपके जो स्ट्रेच खिंचाव जो बनता है उसको छोटा कर दें, मतलब बढ़िया कर दें, साइकिल पोटेंशियल,
तो इसके लिए क्या होगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंडोरेंस परफॉर्म इज लिस्ट लाइकली टू बी इंप्रूव्ड बाय मैक्सिमम एरोबिक पावर, इंक्रीज मैक्सिमम एरोबिक पावर, लीस्ट लाइकली। देखिए एनर्जी एनहेंस पर एंडोरेंस परफॉर्मेंस में अगर मैं बढ़ाएंगे तो इंक्रीज एफिशिएंसी हो जाएगी, मसल फाइबर भी ट्रांजिशंस में आते हैं, ठीक है, टेंडन्स की अडेप्टेशन बढ़ जाती है, और मैक्सिमम ये ऑप्शन नंबर सी ही ठीक लग रहा है, इंक्रीज मैक्सिमल एरोबिक पावर, एरोबिक पावर बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन ये लिस्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव पॉइंट के लिए है ना, क्योंकि एंडुरेंस में एरोबिक पावर मैक्सिमम नहीं होती है, बिल्कुल सही है। कहां पर होती है फिर, इंटरवल में होती है, इंटरवल ट्रेनिंग में होती है, इंटरवल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है उसके अंदर होती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। टाइप ऑफ स्ट्रेच ट्रेनिंग मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ वुड बी, कौन सा होगा, टाइप ऑफ स्ट्रेच ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग वाली चीज, इंक्रीज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ में पीएनएफ, पीएनएफ की फुल फॉर्म बता दो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में, और पीएनएफ का मतलब बता दो ये कि किस बारे में बात कर रहा होता है पीएनएफ। व्हेन वाज ओलंपिक म्यूजियम ओपन, ओलंपिक म्यूजियम कब ओपन हुआ था, ओलंपिक म्यूजियम कब ओपन हुआ था, 23 जून 1993, कहां पर हुआ था बता दो, कहां पर हुआ था वो बता दें, 26, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये तो स्विट्जरलैंड, बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम टाइटल इज ऑल्सो नोन एज रोलांड गैरोस टाइटल, रोलैंड गैरोस टाइटल के नाम से कौन से ग्रैंड स्लैम को जाना जाता है, यूएस ओपन, ऑप्शन नंबर सी 27 का, नहीं सॉरी, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा रोलैंड गैरोस के लिए। और ये किसके नाम पर रखा गया है वो बताइएगा जल्दी, आ, कैसे इसको पूछूं आपसे, मतलब चलो ठीक है मैंने बोल तो दिया ही ना, कि जो फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम होता है उसको रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये किसके नाम से रखा गया, ठीक है, और क्यों इसको स्टार्ट किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। द टर्म जंप बॉल, जंप बॉल जो टर्म है वो किससे एसोसिएटेड है, जंप बॉल किससे एसोसिएटेड है, कौन से गेम से एसोसिएटेड है, बास्केटबॉल, जंप करते रहते हैं उसको टप 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 करते रहते हैं, मस्कुलर एथलीट विद अ लार्ज स्केलेटल फ्रेम, मस्कुलर एथलीट, मस्कुलर जिसकी बॉडी शोडी ओके ओके होती है बढ़िया, है ना, और बड़ा स्केलेटल फ्रेम होता है, वो किसके अंदर आते हैं, मीजो, ऑक्टो, एंडो या सूडोमोर्फ, बताएं। मस्कुलर एथलीट जो होते हैं वो कौन से फ्रेम के अंदर आते हैं, बताएं बताएं। इसका हमने कैसे किया था, एंडो बोले तो अंडा, एक्टो बोले तो एक्टिव वाला हिसाब किताब ऐसे किया था ना, मस्कुलर एथलीट विद लार्ज स्केलेटल फ्रेम, बड़े तौर पर दिखाई देते हैं जो,
एंडोमॉर्फ, एक बार इसका क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा भाई, 29th का, 29th का एक बार क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका ए आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि एंडो का तो हमने जब याद भी किया था तो ऐसे किया था जो अंडे जैसा दिखाई देता है। एंडो अंडा गोल मटोल, एंडो अंडा गोल मटोल, गोल मटोल बोले तो मोटा, है ना। और मीजो का हमने याद किया था जो मजे में रहता है, जो मजे में रहता है, एक्टिव रहता है, ओके रिपोर्ट रहता है। तो मीजो इसका होना चाहिए बिल्कुल सही, मीजो। मस्कुलर एथलीट की बात की गई है तो मीजो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका लगा कर चलना। एवरीबडी continuous in its state of rest unless it is compelled to change that state of force. This statement indicate which law of motion. पूछा गया है कि जो रेस्ट स्टेज में है वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई बाहरी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना कर दी जाए। तो ऐसा गिवन में से किस लॉ के अंदर बोला गया है, ऐसा किस लॉ के अंदर बोला गया है, इस ये स्टेटमेंट किस लॉ को डिनोट करती है। जब हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम जो पढ़े थे, ये उनमें से किस पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कब तक, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए। एक बॉडी एक्सलरेशन में है तो वो एक्सलरेशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए, है ना। तो ये क्या बताता है, हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया बताता है, हाँ या ना। ठीक है। सेजिटल प्लेन मोमेंट्स आर टिपिकली, जो सेजिटल प्लेन की मोमेंट्स हैं वो कौन सी मोमेंट्स होती हैं, हमें बताना है। सेजिटल प्लेन, क्या रोटेशन सेजिटल प्लेन में होती है, क्या फ्लेक्शन एक्सटेंशन सेजिटल प्लेन में होती है, एडक्शन एबडक्शन, कौन सी जो पर्टिकुलर मूवमेंट है वो सेजिटल प्लेन के अंदर होती है। तो आपको पता होना चाहिए पहले तो सेजिटल प्लेन कौन सा होता है। तो मुझे एक बार बता देना सेजिटल प्लेन कौन सा होता है और फिर आंसर कर देना इसका। ठीक है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है भाई, बाकी कितना समझ में आया, चलो ये 31 क्वेश्चन ही सेट भी किए हुए थे और इसमें से कितने आपके सही रहे, आउट ऑफ 30 लगा लेना। चलो आउट ऑफ 30 आपका स्कोर क्या रहा मुझे बताना। एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया नहीं आया वो बताना। एक दूसरी चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं, चाहे आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, कोई भी किताब पढ़ लीजिए, कहीं से भी मॉक टेस्ट लगा लीजिए, कितने भी आंसर्स रट लीजिए, कितने भी पीडीएफ इकट्ठी कर लीजिए, सभी चीजें मतलब शायद आपके काम ना आए जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगी, एक्सप्लेनेशन नहीं पता होगा, ये कोई आंसर क्यों मोस्ट अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है, नहीं पता होगा जब तक आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पता होगा चीजों का, है ना। तो ये चीज जरूर अपनी ध्यान रखा कीजिए कि उन चीजों को रीच करना, उन चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि आपने मॉक टेस्ट देख लिया, पीछे से आंसर्स टेप लिए, उनको रट्टाफिकेशन के तौर पर रख लिया, नहीं, आपको चीजें पता होनी चाहिए, है ना। और मिलते हैं बाकी न्यू लेक्चर में, न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुशी, बाय बाय, टेक केयर।